हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का सोशल साइंस ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 2। चैप्टर नंबर 4 है वायुमंडल एवं इसका संगठन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रश्न नंबर 1 है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटकों के बारे में बताना है। उत्तर लिखेंगे, धरातल से लेकर के ऊपर कई सौ किलोमीटर की बात करते हैं तो वहाँ पे वायु पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है, लगभग आपको पृथ्वी से लेकर के 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वायु मिलेगी। तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरी है, ये आपको मालूम है। इसी चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी रहती है, इसी चारों तरफ की वायु को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सदा चक्कर लगाती रहती है, और किसकी लगाती है आपको पता है? सूर्य की चक्कर लगाती है। तो इससे के साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहते हैं। एक खास ऊंचाई तक जहां हमारी नाक रहेगी वहां वायु भी रहेगी। एक खास ऊंचाई पर जहां पर आप नाक ले जा सकते हैं, अपने आप को ले सकते हैं, वहाँ तक ऊंचाई भी, उस ऊंचाई तक आपको वायु भी मिलेगी। तो वायुमंडल के घटकों को वृत्त में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करते हैं तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, और 21% आपको पता है ऑक्सीजन है, O2 जिसको कहते हैं, En2 हो जाएगा। और जो कि आपका बच जाती है लगभग 1% आपकी अन्य गैसें होती हैं, जिसमें से 0.03% आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्ज़ाम में। नाइट्रोजन पूछा गया है और ऑक्सीजन पूछा गया है, जिनको आप ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस को समझाइए। ये ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है, इसके बारे में हमको जानना है। उत्तर लिखेंगे, ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को हासित होने से बचाया जा, यहाँ पे हरासित लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब ताप को क्या करना, हरासित होने से बचाया जा सके, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कचरा कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है लेकिन उससे निकल नहीं पाता। इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे एक कांच का घर बनाकर के अंदर बागवानी की जाती है। इसके अंदर जब टेम्परेचर तो अंदर आ जाता है पर ये बाहर निकल नहीं पाता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस मकान कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधों पर बाहरी आबो हवा का असर नहीं पड़ता है, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं। अब वो अंदर है तो जाहिर सी बात, बाहर का क्या वातावरण उससे हमको उसका मतलब नहीं है। उसके अंदर वाले टेम्परेचर या वातावरण को ही समझ पाएगा। इससे क्या होते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं हरे भरे रहते हैं। इसी से उसका नाम क्या होता है? ग्रीन हाउस रखा जाता है। अब हरा भरा रहने की वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? ग्रीन हाउस गैसें। इम्पोर्टेंट सबसे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए इम्पोर्टेंट है। मीथेन होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसी प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट गैसें हैं, उनको आपको ध्यान में रखेंगे, वो सब हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है, कैसे? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, हमको पता है कि हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लिए प्राणवायु गैस होती है, वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में पूछा गया है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है। अगर एक सीमा जो होती है, एक लिमिट होता है, अगर लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाएगा तो क्या हमारे लिए है? हानिकारक माना जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यह जीवन के लिए भी ज़रूरी है। कारण कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन बदले में आपको ऑक्सीजन निकाल कर देते हैं। जो जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु का काम करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो आपको पता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से रिएक्शन करता है कौन, सूर्य के प्रकाश में इसको HNO कहते हैं, और क्लोरोफिल जो हरित प्लवक होता है यानी पर्णहरित होता है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से क्रिया करके पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत C6H12O6 उनके लिए भोजन होता है, और ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं O2 के रूप में। ठीक है, तो उनके लिए तो O2 कोई महत्वपूर्ण गैस नहीं मानी जाती है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे लिए ये प्राणवायु गैस होती है। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। आपको पता है उपयोगी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, आपको भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और साथ साथ में ये ऑक्सीजन भी गैस निकालते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगा, और आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, इससे आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 4 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों के नाम लिखिए। मोटे कूट या थर्माकोल की मदद से इन परतों को क्रमबद्ध दिखाइए। आपको पहली बात तो नाम लिखना है, कौन कौन से परतें पाई जाती हैं, और एक आपको मॉडल तैयार करना है जिसको थर्माकोल से बना सकते हैं और उसको दर्शाएगा। फिलहाल जो आपके क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाले, जो आपके थ्योरी क्वेश्चन है उसको हम बता देते हैं, और प्रैक्टिकली आप खुद कर लीजिएगा। वायुमंडल में नीचे से ऊपर पाई जाने वाली विभिन्न परतें होती है, जिस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे ये इस प्रकार से बना लीजिएगा। 5 परतों के बारे में। नीचे वाला हमारा होता है क्षोभ मंडल, आपको दिखा दे रहा है। दूसरा होता है हमारा समताप मंडल। थर्ड हमारा होता है मध्य मंडल। फोर्थ होता है हमारा आयन मंडल, और लास्ट में होता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 परतें हैं मुख्य रूप से, जिसको हम टोपोस्फीयर बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, इसको हम मेसोस्फीयर बोलते हैं। ये हमारा आयन मंडल होता है, आयन। ये हमारा होता है बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये एक्सोस्फीयर, SPHERE। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी ध्यान दीजिएगा, हिंदी का भी ध्यान दीजिएगा। तो जो इसके विभिन्न परतें थी, जैसे कि हमने बताया वही जैसे जहाँ पे लिखा है। पहली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसमें जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का कड़कना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान का आना, है सब क्या है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है। दूसरा है समताप मंडल, यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। इसी के ऊपरी परत में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी, O3 जो होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। और ये ओजोन लेयर कहाँ पे पाए जाती है, समताप मंडल में पाए जाते हैं। और जो हमारे हवाई जहाज़ होते हैं वो भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। थर्ड हमारा मध्य मंडल है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है, और जो भी उल्कापिंड होते हैं इसी मंडल में आकर के जल जाते हैं। ये जो मैंने पॉइंट बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है वायुमंडल, और कह सकते हैं वायुमंडल को हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, और जितनी भी रेडियो तरंगें होती हैं वो इसी मंडल में पाई जाती हैं। बहिर्मंडल, ये आपके जितने भी उपग्रह होते हैं बहिर्मंडल के पास ही भेजे जाते हैं। 36,000 किलोमीटर के आसपास आपके अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित किया जाता है बहिर्मंडल के बाद। इस प्रकार से पृथ्वी से सटे सबसे नीचे क्षोभमंडल है, और सबसे ऊपर आपको बहिर्मंडल देखने को मिलेगा, और सेकंड जो मॉडल है वो स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसी एक मंडल के ना होने से क्या कठिनाइयाँ होंगी, लिखिए। मान लीजिए अगर इसमें से कोई एक मंडल ना हो तो क्या कठिनाइयाँ हो सकती, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बारे में पूछ रखा। तो आपको ध्यान में रखना है सभी मंडल की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम को कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता है। अतः किसी एक मंडल के भी ना रहने से संभव है कि जलवायु में भारी परिवर्तन देखने को मिले, जिससे मानव क्या सकता है, मानव का जीवन है खतरे में पड़ सकता है, या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किसी मंडल के नहीं रहने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित है कोई ना कोई कठिनाई अवश्य होगी। फिलहाल इसको हम
पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सी समस्या हो सकती है एक मंडल नहीं होने से, लेकिन इतना पता है कि हाँ इसके नहीं होने से कहीं ना कहीं हमको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और कौन सी कठिनाई हो सकती है ये हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है स्पष्ट रूप से। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? इसके बारे में पूछा। अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है पृथ्वी पर तो हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में पूछ रखा है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, यह निम्नलिखित बातों से पता चलता है। कौन कौन सी बातें, आइए जानते हैं। जैसे कि आपको पता है पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ़ तो गलते ही हैं, ध्रुवों के पास के बर्फ़ भी गलने लगते हैं। ठीक है, जो पहाड़ों पे है वो तो जलते ही जलते हैं, ध्यान में रखना। ध्रुवों पे जो बर्फ़ रहते हैं वो भी क्या होते हैं, गलने लगते हैं। फलस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। फल यह होता है कि समुद्र के बीच बसे द्वीप जो होते हैं, आपको पता है द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, इसको हम द्वीप कहते हैं। जो प्रायद्वीप होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ स्थल से घिरा होता है, उसको हम प्रायद्वीप, जैसे भारत एक हमारा प्रायद्वीप है। नीचे आप देखेंगे तीन तरफ से अरब सागर है, दक्षिणी हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। और ये हमारा एरिया जो है स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपी पठार प्रायद्वीप कहेंगे। जबकि जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है इसको हम द्वीप कहते हैं। तो ये अंतर होता है द्वीप और प्रायद्वीप में। तो समुद्र के बीच में आपको कुछ ऐसे द्वीप देखने को मिलते हैं। आपको पता है एक नदी द्वीप है जो भारत में पाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसको हम माजुली नदी द्वीप कहते हैं। कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी द्वीप की बात करता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जाएंगे कि उभरा हुआ भाग दिखाई देगा तो माजुली होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं असम में जाकर के। तो ये जो हमारे द्वीप होते हैं क्या जाते हैं, अगर पानी का स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात ये भी डूब जाएंगे, वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं, जो इसी प्रकार से गंगा नदी के भी कुछ डेल्टा थे जो द्वीप थे वो भी क्या हो गए, पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है, कब उनका आवास समुद्र में समा जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, पता कीजिए। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, दूरदर्शन की तरंगें जो दूरदर्शन सुनते हैं तो हम एंटीना लगाते हैं, एंटीना के माध्यम से, या कोई हम केबल लगाते हैं, केबल के माध्यम से वो हमारे तक पहुँच सकती है। तो ऐसा कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग बाह्य मंडल से होकर के पुनः जो बाह्य मंडल होता है या हम कह सकते हैं आयन मंडल कह सकते हैं, आयन मंडल से क्या होता है होकर के पुनः क्या करती हैं पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। उच्च फ्रिक्वेंसी की तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। जो ऊंचे वाली फ्रिक्वेंसी की तरंगे रहती हैं, ये जो मंडल होता है आयन मंडल होता है क्या करता है, आसानी से उसको प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न और गांव-गांव तक मोबाइल फ़ोन पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे होता है। जहाँ पे आप देखते होंगे हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है, शीत प्रदेश होते हैं, ठंडी ही ठंडी रहती है, वहाँ पे सब्जियों का उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में पूछ रहा है। उत्तर में लिखेंगे हम लोग, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस कारण यहाँ कोई वनस्पति नहीं उग पाती है, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग वहाँ हम करके सब्जी उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस के बारे में आपने जाना, यदि मकान क्या है बड़ा हो तो अनाज भी उगाया जा सकता है। तो हमारे जो मकान होते हैं, मकानों की छतों पर के शीशे का घर बना दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग अपनी वनस्पतियाँ उगा सकते हैं। अगर यदि आपके पास मकान बड़ा है तो उसमें अनाज भी आप उगा सकते हैं, उसमें जो एक बार टेम्परेचर अंदर आ जाता है फिर बाहर नहीं जाता है। इस प्रकार से वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं हरे भरे रहते हैं और आसानी से वहाँ पे हम फल और सब्जियों को उगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वायुमंडल की विभिन्न परतों को चार्ट पेपर पर अलग अलग रंग से दर्शाइए। तो उसको आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है संकेत या परियोजनाकार है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 25 पर आप देख लीजिएगा, चित्र में उसी के अनुपात में बनाइए और अलग अलग उसमें रंग भरने हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ओजोन परत
ये जो है हमें खतरे से बचाना ज़रूरी है। इसके परत के क्षरण जो हो रहा है, जो परत टूट रही है, उसको खतरे से बचाने के लिए बचाना ज़रूरी है। क्यों और कैसे, इसके बारे में पूछ रखा है। तो आइए जानते हैं ओजोन परत हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है, ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। आपको मालूम है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, यूवी रेज कहते हैं, ये हमारी सूर्य से निकलती हैं। कुछ किरणें हमारे लिए लाभदायक होती है, कुछ हानिकारक होती है। तो ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है, अगर डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है तो हमें हमारी स्किन को जला देता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी जन्म देता है। तो ये क्या करता है, पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। और डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर पहुँच जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है, पेड़ पौधे भी मुरझा जाएंगे। सूर्य से निकलने वाली किरण में एक खतरनाक किरण होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया, पराबैंगनी किरण। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जो किरण है डायरेक्ट अगर हमारी पृथ्वी पहुंच जाए तो पूरा जीवन तबाह हो जाएगा। लेकिन गनीमत यह है कि खतरनाक पराबैंगनी किरण को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते जो ओजोन परत पे है क्या खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण यह है कि हम धड़ल्ले से वाहनों और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे निकलने वाली गैसें जो है सबसे खतरनाक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करेगी, ओजोन परत को नष्ट करने पे उतारू है। अतः उसे बचाने के लिए हमें खनिज तेल चलित वाहनों तथा सुविधा देने वाले उपकरणों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि AC का उपयोग कम करना है, क्योंकि इसी में जितनी भी शीतलक चीज़ें होती हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, और ये जा कर के जो हमारा ओजोन लेयर है, जो कि समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, उसमें इसको नष्ट कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, कम से कम आपको जो शीतलक युक्त जो सामग्रियाँ हैं, जो यंत्र हैं, उसको हमें कम से कम उपयोग करना है। जैसे कि AC, फ्रिज, आपका गाड़ियों में लगी AC, इस प्रकार से चीज़ें, या जो वाहन से जो तेलों से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, खनिज तेलों से चलने वाली हैं, उनको कम से कम हम उपयोग करें। प्रश्न नंबर 11 है, पता कीजिए कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कौन कौन से शहर, द्वीप और देश पर खतरा है। मान लीजिए कि समुद्र स्तर बढ़ तो रहा है, उससे भी जान रहे हैं आप। अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, किस पे प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, तो उसमें पूछा गया। तो ध्यान में रखेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ने से वैसे तो विश्व में के सभी तटवर्ती गांव और शहर पर खतरा है, लेकिन अपने देश भारत के पूर्वी डेल्टा के द्वीपों जैसे कि मुंबई, चेन्नई शहरों को विशेष खतरा है। मुंबई में थोड़ी वर्षा से ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, क्योंकि समुद्र में पानी जा नहीं पाता, और जाता भी तो है बहुत धीरे धीरे। देशों को ले तो श्रीलंका इसमें है, मालदीव है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, तथा इसमें क्या है कि भारी खतरा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अवस्थित छोटे छोटे भारतीय द्वीप तो पहले डूबेंगे। इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। समताप मंडल का आरंभ कहाँ से होता है, ध्यान में रखेंगे, क्षोभ मंडल के बाद हमारा समताप मंडल का आरंभ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षोभ मंडल के बाद, तो क्षोभ मंडल के बाद पहले में लिख देंगे। दूसरा है वायुमंडल का फैलाव कितने किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर का जो दायरा है, ये हमारा वायुमंडल का फैलाव कहलाएगा। हल्की गैसें डैश से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हल्की गैसें कौन सी है, आपको पता है, हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। ये क्या है, अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम वहाँ पे पाई जाती है ऊपर ज़्यादा। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर है, तो पृथ्वी की सतह से पूछते हैं तो 0 से लेकर के 800 किलोमीटर, कितनी है, 800 किलोमीटर यहाँ पे लिख लीजिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक डैश पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपको पता है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। 78% वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, N2, और उसके बाद ऑक्सीजन आती है O2 जो कि 21%। प्रश्न नंबर 6 है, तापमान बढ़ने से डैश के जल स्तर में वृद्धि होती है। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो समुद्र का जो जल स्तर होगा वो बढ़ेगा। कौन सा हो जाएगा, समुद्र का जल स्तर यहाँ पे बढ़ेगा।
डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CH4 हो जाएगा, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या होती हैं, हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 1 इसमें पूछा जा रहा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों होता है? क्योंकि पहला ऑप्शन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरा है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तीसरा वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, या चौथा ऑप्शन है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तभी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो वायुमंडल में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलता कहाँ है, पेड़ पौधों से। अगर हम ऊपर जाएंगे तो पेड़ पौधे जहाँ पे कम रहेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलेगा, इसलिए इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। प्रश्न नंबर 2 है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? ऑप्शन है पहला जल का सतह, दूसरा है स्थल का सतह, तीसरा है पर्वतीय भाग। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले जो हमारा सूर्य से किरणें आती हैं, जो कि आपको पता है विकिरण के रूप में आती हैं, वो सबसे पहले हमारे स्थल को यानी कि पृथ्वी को ही गर्म करती हैं, फिर ट्रांसफर्स होती हैं ऊपर जाती हैं, और फिर उसके बाद पूरे वायुमंडल को गर्म करती है। ऐसा नहीं कि पहले वो वायुमंडल को गर्म करते हुए आएँ, पहले सीधे डायरेक्ट आती है पृथ्वी पर, पृथ्वी को गर्म करती हैं यानी स्थल को गर्म करेंगी, फिर उसके बाद वो फिर रिटर्न होती हैं, रिटर्न जब जाती हैं तो वायुमंडल को गर्म करती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्थल की सतह को गर्म करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? पहला ऑप्शन है 25.42%, दूसरा ऑप्शन है 78.03%, तीसरा ऑप्शन है 20.99%। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो सकती है? हमको पता है 20.99%, यानी कह सकते हैं लगभग 21%। कितना है? लगभग 21% ऑक्सीजन जो कि हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, और सबसे अधिक मात्रा में आपको पता ही है, कई बार मैंने बता चुका है, नाइट्रोजन होता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा जो वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन के ऊपर पूछ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि इसमें से बहुविकल्पी में से वायुमंडल की सबसे पतली परत कौन सी है? जैसे कि आपको पता है 5 मंडल इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर आपका मध्य मंडल होता है, फिर हम वायुमंडल कह सकते हैं या आयन मंडल कह सकते हैं, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। ये इस प्रकार से 5 मंडल हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि सबसे पतला परत कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए क्षोभ मंडल है वो हमारा सबसे पतला होता है, क्योंकि उसका जो विस्तार है लेकर के कितना है, 0 से लेकर के 14 किलोमीटर के आसपास है, जो कि इसका विस्तार होता है। उस पर 14 के बाद आपको समताप मंडल देखने को मिलता है और 50 तक चलता है। और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं हमने बता दिया था कि जिससे आंधी का आना, तूफान का आना, बादल का बनना, बिजली का चमकना, बादल का कड़कना, ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं कहाँ पे होती हैं, ये सब क्षोभ मंडल के अंदर होती, कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। और जबकि जो आपका ध्यान में रखना है, जो हमारा वायुयान उड़ता है या ओजोन लेयर की बात करेगा तो ये हमारा समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाते हैं। ये हमारा टोपोस्फीयर होता है, ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, कई बार मैंने बता चुका हूँ तो उसको भूलना नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल से, दूसरा है वायुमंडल से, तीसरा ओजोन मंडल से, चौथा है बहिर्मंडल से। तो आपको पता है जो रेडियो तरंगे होती हैं वो कहाँ से रिटर्न होती हैं, वो आयन मंडल से रिटर्न होती हैं। अच्छा, आयन मंडल को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम वायुमंडल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था, आपको सिर्फ इतना आंसर ही देखना है। अब हम लोग इस चैप्टर के पार्ट के सारांश को देखेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण थी वो पार्ट के सारांश में यहाँ पे बताई गई हैं, उसको एक सरसरी निगाहों से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और डिटेल में आपको पहले ही बता दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है और समझना है। बिना सांस लिए कोई व्यक्ति या जंतु जीवित नहीं रह सकता। सांस लेने के लिए हवा का होना आवश्यक है। हम नाक द्वारा हवा को शरीर के अंदर भेजते हैं और शरीर से निकली हवा को नाक द्वारा ही निकालते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा की कमी महसूस होने लगती है, वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। वास्तव में ऊंचाई पर हवा तो रहती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। पृथ्वी के तल से
एक खास ऊंचाई तक ही हवा पाई जाती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी हवा से घिरी हुई है। जिस हवा से पृथ्वी घिरी हुई है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वीवासियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। वायुमंडल से लाभ है कि सूर्य से आने वाले ताप का बहुत भाग ऊपर ही रह जाता है, जो ताप पृथ्वी पर होता है उसमें से कुछ भाग पृथ्वी पुनः उसे वायुमंडल में वापस भेज देती है। इसका लाभ होता है कि पृथ्वीवासी सूर्य के भीषण ताप से बच जाते हैं। जब आसमान में बादल रहता है तो पृथ्वी के सूर्य के ताप को लौटने नहीं देता है। फलस्वरूप पृथ्वी का अपेक्षाकृत अधिक ताप महसूस किया जाता है। सूर्य की किरणों भले ही पहले पहाड़ों पर पहुंचती हैं और पृथ्वी पर बाद में, लेकिन पृथ्वी ही पहले गर्म होती है। गर्म होने के बाद यह कुछ ताप ऊपर वायुमंडल में लौटा देती है। हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपेक्षा हल्की होती है। इसी कारण गुब्बारे में भरने पर गुब्बारा क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ने लगता है। हवा अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है 78.03%। हीलियम, हाइड्रोजन तथा ओजोन मिलाकर के 0.01% होता है। जैसे आदि गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। धूल कण भी वायु में मिले होते हैं, जो गैसों की तरह दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन वे ऑक्सीजन गैस तो मनुष्य अपनी सांस में लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पृथ्वी पर बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सीमा में रखने के लिए पेड़ पौधों की वृद्धि करनी होगी। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ताप में भी अत्यधिक वृद्धि होगी। मानव की आधुनिक जीवन पद्धति और आरामदेह जीवन बिताने के कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। फल हुआ है कि ध्रुवों पर बर्फ पिघलकर समुद्र की सतह को बढ़ा रहे हैं। फलतः अनेक द्वीप और तटवर्ती गांव समुद्र में समा चुके हैं। इस पर भी यदि मनुष्य नहीं चेता तो भयंकर दुष्परिणाम होंगे। जल प्रलय तो हम सुनते हैं, अपने जीवन में देख लेंगे। पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। इसमें 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे निचली परत को हम क्षोभमंडल कहते हैं, उससे ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं, उसके ऊपर वाली परत को मध्यमंडल कहते हैं। चौथे स्थान पे वायुमंडल या आयन मंडल होता है और 5वें स्थान पे हमारा बहिर्मंडल होता है। क्षोभमंडल ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मंडल में बादल, वर्षा, मौसम संबंधित अन्य बदलाव देखने को पाए जाते हैं। यह 13 किलोमीटर की ऊंचाई या 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। संताप मंडल का फैलाव 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका ऊपरी भाग अत्यधिक तप्त रहता है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर ओजोन परत है, जो सूर्य से आई पराबैंगनी किरणों को सोखते रहता है। इसी कारण कुछ ताप नीचे भी आ जाता है। समताप मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। मध्यमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसके ऊपर बढ़ने पर तापमान कम होने लगता है। यह उल्कापिंडों को जला देता है और पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है। इसका अर्थ यह है कि यह हमारा रक्षक भी है। वायुमंडल का फैलाव 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगों को यही मंडल आसानी से पुनः पृथ्वी पर पहुंचा देता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ते जाता है। क्षोभमंडल की पतली परत में हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वायु की कई परतों से हम घिरे हुए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।